नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आप सबका स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में आज हम आपको बता दें कि सबसे पहले आधार से जुड़ी खबर पर हम विश्लेषण करेंगे। UIDAI ने कहा है कि आधार के जरिए होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। कौन से वो रास्ते हैं, बातचीत होगी डिटेल में। इसके बाद GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े पर बातचीत होगी। पिछले साल के मुकाबले ये फर्जीवाड़ा 29% बढ़ गया है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि ये घोटाला आखिर में बढ़ क्यों रहा है। इसके बाद HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजों पर बात होगी। जानेंगे कि अर्थव्यवस्था को लेकर के बैंकों के नतीजे आखिर संकेत क्या दे रहे हैं। भारत अब पेरू और चिली के साथ ट्रेड डील पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चीन के साथ इन देशों का निकट संबंध होने की वजह से भारत डील पर जल्दबाजी नहीं कर रहा। जानेंगे कि आखिर में पूरा मामला है क्या। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करने वाली अमेरिकी कंपनी जाने स्ट्रीट से सेबी ने प्रतिबंध हटा दिया है और कंपनी को फिर से ट्रेड की अनुमति मिल गई। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बात पर भी विश्लेषण करेंगे। अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे कि डील पर बात आखिर पहुंची कहां, क्योंकि जुलाई का महीना तो अब लगभग समाप्ति पर आ रहा है और डील होने की संभावनाएं कितनी हैं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी खबरों में जिस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे आधार से जुड़ी खबर के साथ। आधार का कामकाज देखने वाली संस्था UIDAI फर्जी UID नंबर और आधार के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए नए रास्ते खोज रही है। इन रास्तों में आधार पर जन्म तिथि में बदलाव पर रोक लगाई जा सकती है। साथ में आधार आवेदन को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। सर, क्या UIDAI ने आधिकारिक तौर पर हम ये मान लें कि ये मान लिया है कि आधार से वाकई में फर्जीवाड़ा होता है, और किस तरह के बदलाव की तैयारी की जा रही है? हाँ, अगर आप UIDAI की तरफ से अब जो बयान आया है और जो तैयारियां हैं जिनमें आप आधार का बुनियादी ढांचा ही बदलने की तैयारी हो रही है, जो बुनियादी स्वरूप था, ये स्वीकार्यता बढ़ रही है सरकार के भीतर भी कि आधार की प्रक्रिया फ्रॉड से सुरक्षित नहीं है। और अब इसको इनकार करने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आधार के फ्रॉड के असंख्य मामले चारों तरफ फैले हुए हैं। GST से लेकर लोगों के OTP चुराने तक और अलग अलग तरीके से आधार के इस्तेमाल को लेकर, इसके अलावा UIDAI के सिस्टम्स में हैक और वहां से डेटा की चोरी को लेकर भी। तो अब कुछ नए तरीके की व्यवस्थाएं करने की तैयारी की जा रही, जो लोगों के लिए जानना जरूरी, क्योंकि आधार बुनियादी पहचान है भारत के लोगों के लिए, और इसे फ्रॉड से रोकने के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पहली चीज तो यह कि पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे कि आधार नंबर के लीक होने का, उसके इधर उधर जाने का दुरुपयोग ना हो सके, जिसमें डिजिटल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होगा। यानी आने वाले समय में अगर आपको आधार का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना है तो आपके डॉक्यूमेंट डिजिटली वेरीफाई किए जाएंगे और डिजिटल ही आप उसे करेंगे। दूसरा ये कि फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि सही पहचान हो सके। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिंगरप्रिंट को बदलने की और अपडेट करने की बार बार छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा संकेत मिल रहा है, केवल बुजुर्गों को छोड़कर। ऐसा इसलिए करने की तैयारी हो रही है ताकि फिंगरप्रिंट की मैचिंग की व्यवस्था दुरुस्त रह सके और उसके आधार पर उसका फ्रॉड रोका जा सके। इधर KYC को लेकर भी हमने आपको बताया था कि कुछ हाल फिलहाल में बदलाव किए गए हैं, जहां कई जगह डिजिटल आधार की व्यवस्था को रोका गया है और फिजिकल आधार के या PDF के जरिए भी KYC करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो आधार में आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव होते दिखाई दे सकते हैं। GST अधिकारियों ने जून तिमाही के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फर्जी RTC क्लेम पकड़े हैं। पिछले साल जून तिमाही के दौरान पकड़े गए फर्जी RTC क्लेम की तुलना में इस साल 29% की बढ़ोतरी हुई है। GST अधिकारियों ने फर्जी RTC क्लेम के लिए इस्तेमाल होने वाली 3,558 एंट्रीज भी पकड़ी है। पिछले साल जून तिमाही में इस तरह के एंट्रीज का आंकड़ा 3,840 था। सर, घपले तो हर साल की कहानी हो गई है, आखिर में ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे?
हर साल की कहानी नहीं बोलिए, हर महीने की कहानी हो गई है। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं 1200 फर्म एवरेज हर महीने पकड़ी जा रही हैं जीएसटी में जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम फाइल कर रही हैं। अब यहां आकर हमको ये सोचने पर, ये सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ता है कि जीएसटी को जब लाया गया था तब इसके साथ ये माना जा रहा था कि ये फ्रॉड प्रूफ सिस्टम होगा, इस पूरी ऑनलाइन व्यवस्था में फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होगी, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं फाइल किए जाएंगे। पुरानी व्यवस्था में, जीएसटी के पहले की व्यवस्था थी, उसमें यही था कि लोग गलत इनवाइसिंग कर देते थे, टैक्स क्रेडिट गलत ले लेते थे। लेकिन बात घूमकर वहीं आ गई, हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां 15,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड फिर पकड़े गए। और औसत जो आंकड़ा मुझे दिख रहा है वो 1200 फर्म्स हर महीने पकड़ी जा रही हैं जो फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइल करती हैं, वो अलग अलग उद्योगों से आती हैं। अब जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी की जो विजिलेंस कमेटी है, वो इस तैयारी में जानने की कोशिश कर रही है कि किन क्षेत्रों से, किन उद्योगों से सबसे ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड के मामले आते हैं। 2024-25 में जीएसटी ऑफिसर्स ने करीब 25,000 फेक फर्म से, नकली फर्म्स डिटेक्ट की थी या पकड़ी थी, जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट 61,000 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाला था या उसका घोटाला किया था। तो ये पूरा घोटाला इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जी फर्मों का कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मैं लगता है अगले बैठक में, जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो उसमें ये मामला उठेगा और इस पर चर्चा होगी। इस बीच क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। शनिवार को इस साइबर अटैक में एक्सचेंज को $44 मिलियन यानी कि 368 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि एक्सचेंज की तरफ से कहा गया कि उसके क्लाइंट्स का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। सर, क्रिप्टो कारोबार के सामने जो हैकिंग की समस्या है उसका समाधान कैसे निकलेगा? उसका एक ही समाधान है। यह समस्या पूरी दुनिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपोज्ड है, ब्लॉकचेन, हर सारी ट्रेडिंग ऑनलाइन इससे होती है। इसका सिर्फ एक यही तरीका है जो हम बैंकिंग व्यवस्था में पहले से देखते आए हैं कि कंपनियों के पास अपना रिजर्व हो, और अगर हैकिंग में कंपनी के बिटकॉइंस या कंपनी के कॉइन्स चोरी होते हैं, चुराए जाते हैं, तो उन्हें उनका नुकसान ग्राहकों को ना उठाना पड़े। और यही व्यवस्था अब नए कानूनों में आ रही है, जिसके बारे में पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि अमेरिका में जो जीनियस एक्ट पास हुआ है, स्टेबल कॉइन एक्ट पास हुआ है, उसके साथ भी यही है। और यही कॉइन DCX के मामले में हुआ है कि कॉइन DCX ने कहा है कि इसका भुगतान अपने रिजर्व से करेगी। 370 से 380 करोड़ रुपए के आसपास का जो नुकसान हुआ है, या हैकर जितने कॉइन चुरा ले गए हैं, उड़ा ले गए हैं, उसे कंज्यूमर्स के वॉलेट्स पर नहीं डाला जाएगा। कानूनी तौर पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत में क्रिप्टो को लेकर कानून ही नहीं है, और कानूनों को लेकर ना तो सरकार में कोई स्पष्टता भी नहीं है, और फिलहाल कोई दिशा भी ऐसी नहीं दिख रही। इसलिए भारत का मामला ज़्यादा पेचीदा है। पर पूरी दुनिया में क्रिप्टो कारोबार की इजाज़त देते हुए इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं कि साइबर हैकिंग से या फ्रॉड से कोई अगर नुकसान किसी एक्सचेंज में या किसी जगह होता है तो उसके लिए उनके रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जाए। देश के 2 दिग्गज निजी बैंकों यानी HDFC और ICICI बैंक के तिमाही नतीजे आए हैं, और ये तिमाही नतीजे बताते हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर में कटौती के बावजूद बैंकों की लोन ग्रोथ सुस्त रही है। साथ में प्रोविजनिंग बढ़ने के साथ उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हुए हैं। HDFC का नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट करके 3.35% और ICICI बैंक का कम होकर के 4.34% पर आ गया है। सर, दिग्गज प्राइवेट बैंकों के नतीजों में समस्या क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर? इसे आप ये कह सकते हैं कि आप एक चावल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि पूरी खिचड़ी में से 2 बड़े चमचे निकाल रहे हैं, और उनके साथ आप बाजार के बैंकिंग क्षेत्र की परिस्थिति को टेस्ट कर रहे हैं। HDFC और ICICI बैंक के नतीजों ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कई गंभीर भीतर से उभरती हुई चुनौतियों की तरफ इशारा किया। हालांकि बाजार की प्रतिक्रिया आज कुछ अलग थी, लेकिन अगर आंकड़ों का भीतर से पड़ताल करें, जो डेटा पॉइंट हमने कोशिश की, तो हमें भारतीय बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग क्षेत्र में कुछ बड़े दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं, जिनका नोटिस आने वाले समय में किया जाएगा। विपुल जी ने आपको बताया कि निम में तेजी से गिरावट हुई। हम पहले भी चर्चा करते रहे कि लोन की पर ब्याज दरें उतनी नहीं बढ़ी, डिपॉजिट बढ़ाने की होड़ रही, और इसके कारण निम में गिरावट आई है। अब मर्जर हुआ HDFC बैंक में, तो डिपॉजिट की लागत बढ़ने से निम करीब 3.35% हो गया। ICICI बैंक में लोन की ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन फिर भी निम में पर हमें दबाव दिखाई दे रहा है। इसका असर क्या होगा? जैसे जैसे निम कम होता जाएगा, बैंकों को अपना मुनाफा बढ़ाना मुश्किल होगा।
और ऐसी परिस्थिति में या तो बैंकों को लोन की ब्याज दरें बढ़ानी होंगी या फिर उनको अनसिक्योर्ड लोन और तमाम जोखिम भरे कारोबारों की तरफ जाना होगा। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने दिखाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थी वो बैंकों की एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग को लेकर थी। ये थोड़ा चौंकाने वाली तस्वीर थी। प्रोविजनिंग बढ़कर करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए हो गई एचडीएफसी की, पिछले साल से बहुत ज्यादा है। लेकिन एनपीए विपुल भाई केवल 1.4% है। और इससे समझ में आता है कि एचडीएफसी बैंक ने जो रिटेल और क्रेडिट कार्ड के लोन दिए थे वहां ज्यादा जोखिम बनता दिख रहा है, और वो लोन अगर डिफॉल्ट होते हैं तो उसके लिए इतनी प्रोविजनिंग की जा रही। यह संकेत है उन लोन्स के संकट में फंसने का। और कुछ बैंकों के जब नतीजे आएंगे तो शायद हम और गहराई से जान पाएंगे कि बैंकों के एनपीए तो नहीं बढ़े पर उनको प्रोविजनिंग क्यों बढ़ानी पड़ रही है। आईसीआईसीआई बैंक की प्रोविजनिंग करीब 1814 करोड़ तक बढ़ी, जो पिछली तिमाही की दोगुनी है। यहां भी कुछ नए एनपीए बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम बात लोन की करें तो यहां पर क्या बड़े चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? बैंकों के सामने दो तरीके के चैलेंज लोन दिखाई दिए। एचडीएफसी के आंकड़ों को और आईसीआईसीआई के आंकड़ों को हमने जब भीतर से परखने की कोशिश की, एचडीएफसी के लोन में केवल 8.4% की बढ़ोतरी हुई, जो कि डिपॉजिट ग्रोथ से कम है। यानी बैंकों के पास डिपॉजिट ज्यादा आ रहे हैं, उन्हें अपने पास रखे हुए पैसे पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि जो लोन जो उनका मुख्य कारोबार है उस पर उसकी ग्रोथ अब कम हो रही है। अच्छा, मर्जर के बाद एचडीएफसी ने थोड़ा और ज्यादा रिजर्व और सुरक्षित व्यवस्था अपनाने की कोशिश की। असर यह है कि अगर लोन ग्रोथ डिपॉजिट से कम रही तो फिर निम और ज्यादा गिरेगा, जिससे कि मुनाफा प्रभावित होगा। दूसरा ये कि दोनों बैंकों ने असुरक्षित और रिटेल लोन को लेकर एक किस्म से जोखिम की चेतावनी दी है। यह बेहद चिंताजनक बात है कि इन बड़े बैंकों के पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन में जोखिम बढ़ रहा है, जिसका जिक्र हमने एनपीए के संदर्भ में पहले भी किया था। खासतौर से एनबीएफसी से लिए गए लोन भी जो बढ़ रहे हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने इसीलिए प्रोविजनिंग बढ़ाई है, लोन की जांच को और सख्त किया है। यहाँ डिफॉल्ट बढ़ने की आशंका है और ये बैंक आने वाले समय में बैंकों के मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। डिपॉजिट जुटाने के लिए ब्याज दरों में होड़ भी बढ़ रही है, इसलिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो एचडीएफसी का करीब करीब 39.6% हो गया है। आईसीआईसीआई की फंड की लागत में भी बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि दोनों बैंकों को डिपॉजिट्स पर ज्यादा ब्याज देनी पड़ रही है। इससे ये नतीजे हमें और बाजार का स्वभाव समझने में और ज्यादा मदद करेंगे जब कुछ और बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंकों के नतीजे आएंगे। पर दो प्राइवेट बैंकों के नतीजे हमारे सामने हैं, अब इंतजार सरकारी बैंकों के नतीजों का है। और छोटे छोटे कुछ एक सरकारी बैंकों के जो नतीजे आए हैं वहाँ पर भी ये समस्या और ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यूको बैंक की बात करें, तो इन सब के जो छोटे छोटे बैंकों के नतीजे हैं वो चिंता जता रहे हैं। हालांकि बाजार की उम्मीदों के हिसाब से देखें तो शायद बाजार को थोड़े बेहतर नतीजे लगे। एचडीएफसी बैंक का शेयर 2-2.25% बढ़ के बंद हुआ और आईसीआईसीआई बैंक में भी करीब 2.5-3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक में तो बोनस अनाउंसमेंट का शायद असर रहा देखने को। लेकिन इन सब के बीच में फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में 36,500 करोड़ रुपए के घोटाले की आरोपी कंपनी जाने स्ट्रीट को शेयर बाजार में फिर से ट्रेडिंग की अनुमति मिल गई। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जाने स्ट्रीट की तरफ से 4,844 करोड़ रुपए के जमा कराए जाने के बाद सेबी ने उस पर लगाए प्रतिबंध को पिछले हफ्ते हटा लिया है। सर, ये मामला तो काफ़ी गंभीर लग रहा था कि और गहरी जांच होगी और शायद कुछ और मामले निकल के आए। ये आखिर में वापसी कैसे हो गई? देखिए, भारत के रेगुलेटर की दुविधा आप इससे समझ सकते हैं। यह बेहद अनोखा मामला है और आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंभीर है कि 15 दिन के भीतर से पहले कंपनी को भारत के बाजार को रिग करने, मैनिपुलेट करने, गेम करने और इंडेक्सेस को मैनिपुलेट करने का दोषी पाया गया। और दोषी पाया गया इसीलिए उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया, उससे जुर्माना वसूला गया। उस कंपनी ने सेबी के फैसले को चुनौती देने के लिए कहा कि वो सेबी के अगेंस्ट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें जाएगी और उसके बाद उसे वापस फिर आने की इजाजत दे दी गई। पिछले सप्ताह ही ऐसे संकेत मिल रहे थे विपुल जी की उसने तुरंत अपना जुर्माना जमा कर दिया और उसे आने दिया जाएगा। दुविधा कहाँ है? दुविधा यह है कि फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग को ना तो सेबी उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है। उगल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि जिस दिन से जैन स्ट्रीट पर प्रतिबंध लगा है उसके बाद से एक्सचेंजेस के वॉल्यूम्स में 17 से 20% की गिरावट आई है। सारी कंपनियां जो इन वॉल्यूम्स पर चलती थी उनके स्टॉक गिर रहे हैं। एक्सचेंज बुरी तरह दबाव बनाए हुए हैं। ब्रोकर्स लगातार सरकार पर, सेबी पर दबाव बनाए हुए हैं कि यह व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। निगलने की कोशिश इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें जो नुकसान हो रहे हैं वो सेबी को खुद दिखाई दे रहे हैं। यानी सेबी का एक हाथ ये कह रहा है
कि ये लॉटरी छोटे निवेशकों पर बहुत भारी पड़ रही है, पर उसका दूसरा हाथ ये कह रहा है कि बैंकों को जिससे रेवेन्यूज मिल रहे हैं, जो वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, जो बिजनेस मिल रहे हैं, उसे नहीं रोका जाना चाहिए। इस दुविधा के बीच फंसी हुई सेबी ने फिर से उस कंपनी को वापस ट्रेडिंग की इजाजत देने का फैसला किया, जैसे संकेत मिल रहे हैं, जो अभी 15 दिन पहले तक भारत के बाजार के सबसे बड़े डेरिवेटिव घोटाले, एफ&ओ घोटाले की दोषी पाई गई थी। सर, एफ&ओ कारोबार में क्या कुछ बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है? क्या कुछ बदलेगा स्वरूप वायदा बाजार का? विपुल जी, दुविधा बहुत ज्यादा है सेबी के अंदर। जहां जितना हम यहां से लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, सेबी ये चाहती है कि एफ&ओ में एक्सपायरीज और लंबी बढ़ा दी जाएं। इस तरीके की शर्त लगाई जाए कि रिटेल ट्रेडर के पास अगर वो स्टॉक कैश में नहीं है, उसने कैश में नहीं खरीदा और उसके पास उसके डिमैट में नहीं है, तो वो इसमें ट्रेड नहीं कर सके। पर इस किसी भी व्यवस्था पर कोई भी व्यवस्था की जाए, चाहे वो एक्सपायरी की तारीख बढ़ाई जाए या रिटेल ट्रेडर्स को और ज्यादा कंट्रोल किया जाए, इसका सीधा असर वॉल्यूम पर पड़ेगा, इसका सीधा असर रिटेल ट्रेडर्स के बाजार में निवेश पर पड़ेगा। और चूंकि भारतीय बाजार एक अनोखे तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाजार हो गया है। देखिए, दुनिया के सबसे कम जानकार, सबसे कम पढ़े लिखे और सबसे कम फाइनेंशियली लिटरेट इन्वेस्टर्स के, स्मॉल इन्वेस्टर्स के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाजार बन गया है। दुविधा यह है कि अगर ये सारी सख्ती की जाएगी तो ब्रोकर और एक्सचेंजेस के रेवेन्यूज में तेज गिरावट होगी। तो दबाव यहां ब्रोकर और एक्सचेंजेस का है और इसलिए सेबी कुछ थोड़ा बहुत तो ट्वीक करेगी, पर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फैसला लेगी जिसका ये अभी फिलहाल नहीं दिखता। लेकिन हाँ, तैयारियां चल रही हैं और ज़्यादा इसकी कोशिश की जाएगी कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स को सीमित किया जाए। इस पर हमारी निगाहें हैं। इस बीच लैटिन अमेरिकी देश पेरू और चिली के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर के भारत सतर्क है। इन दोनों देशों में चीन का प्रभुत्व पहले से बना हुआ है और इनके साथ मुक्त व्यापार समझौतों में शर्तें कठिन नहीं हुई तो दोनों देशों के रास्ते चीन में बना सामान तेजी से भारत पहुंच सकता है। पहले ही भारत में आसियान के रास्ते चीन में बना सामान पहुंचता रहा है। सर, चिली और पेरू से एफटीए पर भारत आखिर में सावधान इतना ज़्यादा, अलर्ट इतना ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जोखिम क्या क्या है? चिली और पेरू की जरूरत भारत को इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के पास कुछ रेयर अर्थ और खासतौर से लिथियम है। चिली के पास लिथियम का बड़ा भंडार है और कॉपर के बाद लिथियम चिली का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मिनरल है। और दुनिया के जो प्रमुख देश हैं जो लिथियम उत्पादित करते हैं या निकालते हैं, खनन करते हैं, उनमें चिली महत्वपूर्ण है। और चिली उस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जो लैटिन अमेरिका में बनता है। तो भारत चिली के साथ एफटीए इसलिए करना चाहता है कि लिथियम आए, उसकी प्रोसेसिंग हो और भारत में बैटरी बनाने की व्यवस्था की जा सके। पेरू के पास भी इस तरीके के खनिजों का भंडार है। पर दो महत्वपूर्ण चुनौतियां यहां चीन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है दो तरह से। एक तो ये कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में चीन का बहुत गहरा दखल है। चीन का इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में। खासतौर पर जो लिथियम ट्रायंगल के देश हैं वहां चीन ने बड़ा निवेश भी कर रखा है और चीन के पास लिथियम प्रोसेसिंग की बड़ी क्षमता है। तो इसलिए यहां से निकाला गया लिथियम प्रोसेस होने के लिए चीन के इकाइयों में, चीन के प्लांट्स में आता है। और दूसरी चीज ये कि चीन के करीबी देश हैं व्यापार की दृष्टि से, तो चीन यहां जो अपना सामान भेजता है वो रीरूट होकर भारतीय बाजार में आ सकता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के ट्रांसशिपमेंट टैक्स के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में बड़ी उथल पुथल है, क्योंकि जिस देश को चीन का सामान मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उस पर खास टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत और चीन, चिली और पेरू के एफटीए थोड़े उलझन में फंसते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि एक चीज और देखने वाली बात होगी कि विपुल जी, ये भी बड़ी अजीब सी परिस्थिति बनती दिख रही है कि एक तरफ पूरी दुनिया का ट्रेड डिसमेंटल हो रहा है, अभी तय ही नहीं है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में किस तरीके के टैरिफ होंगे, और दूसरी तरफ एफटीए की भी कोशिशें की जा रही हैं। भारत के जो मौजूदा एफटीए हैं वो भी शायद अमेरिका के साथ संधि होने की स्थिति में, अमेरिका की तरफ से टैरिफ आने के बाद हो सकता है एक पुनर्विचार की प्रक्रिया से गुजरे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका जैसे बड़े बाजार पर में सामान बेचने में, उसी सामान को बेचने में एक दूसरी ड्यूटी लगाई जाए और फिर उसी सामान को आप यूरोप में या यूके में या चिली में बेच रहे हो तो एक दूसरी ड्यूटी पे करें। बिल्कुल। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए 5 दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक डील नहीं हो पाई है। डील पर बातचीत के लिए अमेरिका गई भारतीय टीम अब भारत लौट रही है। 5वें दौर की बातचीत 14 से 17 जुलाई के बीच हुई। बातचीत को 1 अगस्त से पहले पूरा होना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ लग सकते हैं। इस बीच अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने अमेरिका की उसके प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स के साथ डील पर बातचीत जारी है, लेकिन 1 अगस्त की डेडलाइन बहुत सख्त है। सर, भारत सरकार के अगर हम ताज़ा रुख पर
नज़र डालें तो डील को लेकर के क्या संकेत अभी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम लोग इसे करीब से देखें। अगर भारतीय पक्ष को माने या भारतीय मीडिया को माने तो वो इस खुशफहमी में था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कोई खास तरीके की डील दे देंगे, और ये खुशफहमी हमारी बार बार खारिज हुई। शायद भारत अकेला ऐसा देश है जिसने 5 दौर की वार्ताएं की हैं। जापान जैसे देश तो वैसे ही गिव अप कर गए, कोरिया वैसे ही गिव अप कर गया। ईयू के साथ बातचीत के 2-3 दौर चल रहे हैं। हालांकि ईयू भी इस तैयारी में है कि शायद वो किसी तरह से अगर ये इसमें डील नहीं हुई तो वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कोई खास डील बनाकर देने को तैयार नहीं है। वो उसे उसी पैमाने पर डील देंगे जिस तरीके की संधियां उन्होंने इंडोनेशिया, वियतनाम या बाकी एशिया के देशों के साथ की। हमें महसूस हो रहा था कि शायद हमें कुछ खास रियायतें मिल जाएं, वो नहीं मिली। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संधि की तरफ जाना बढ़ना मुश्किल था। हर वार्ता में एक नया गतिरोध आया। इस बार डिजिटल सेवाओं का गतिरोध आया, एग्रीकल्चर का गतिरोध पहले से था। और जैसा हम बराबर बता रहे हैं इस बोनस पॉइंट में दर्शकों को कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जाल में फंसने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें ब्रिक्स का टैरिफ भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें फार्मास्यूटिकल का टैरिफ भी है, और इसलिए इस पर सहमति बनती नहीं दिखी। और इसलिए दल भी लौटाया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भी है कि हम अपनी सुविधा से डील करेंगे। और अब बड़ी दुविधा यह है विपुल जी कि पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू हो गया। ऐसी इस दौरान अगर कोई डील होती है और उसमें भारत कोई बड़ा हिस्सा या कोई बड़ी रियायत अमेरिका को देता है, इन सारी परिस्थितियों के बाद जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के मामले में युद्ध विराम कराने का श्रेय ले रहे हैं और कई तरीके के बयान दे रहे हैं, तो सरकार के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाएगा संसद में इस डील का बचाव करना। तो इसलिए मामला अब ठंडा पड़ता दिख रहा है। भारत की तरफ से एक तरह से अब उम्मीदें काफ़ी कमज़ोर सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो विशेष दर्जा हम सोच रहे थे वो नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप बेहद टफ बार्गेनर साबित हुए हैं, और उन्होंने जिन देशों के साथ ट्रेड सरप्लस कम है उन पर इतनी ज़्यादा शर्तें लगाई हैं, तो भारत को तो वो और ज़्यादा बड़ी शर्तों से लादना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि व्यापार के मामले में भारत और ट्रंप के रिश्ते हमेशा खराब रहे। हम किसी खुशफहमी में थे, लेकिन अगर आप 2018 का कार्यकाल देखें, उस समय भी उन्होंने भारत को टैरिफ अब्यूजर कहा था, और जब से वो आए इस दौर में भारत के व्यापार नियमों को लेकर, भारत के बाजार में सख्ती को लेकर, तमाम को लेकर वो लगातार बेहद आक्रामक होने का संकेत देते रहे, अपने बयानों में स्पष्ट रूप से ऐसा कहते रहे। लेकिन इस बीच सर अगर देखें तो भारत के ट्रेड सेक्रेटरी के बयान को भारत के संदर्भ में किस तरीके से हम देखें, और अगर भारत के साथ अगर डील नहीं हुई तो फिर किस तरीके के किस तरह के टैरिफ की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी ने जो कहा है उसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 अगस्त उनकी प्रमुख फाइनल डेडलाइन है। ट्रंप ने ज्यादातर जो देश जिन्होंने संधियां नहीं की थी उनके लिए टैरिफ घोषित कर दिए हैं, और जो छोटे देश थे उनके लिए भी टैरिफ घोषित कर दिए हैं। केवल यूरोपीय यूनियन और भारत 2 ऐसे देश हैं, और चीन तो अलग है क्योंकि चीन के साथ तो कोई व्यापार वार्ताएं हो ही नहीं रही थी। ऐसे देश हैं जिनकी वार्ताएं सक्रिय रूप से चल रही थी, और इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई टैरिफ घोषित नहीं किए हैं। लेकिन 1 अगस्त की समय सीमा के आधार पर ऐसा लगता है कि अगर बातचीत बिल्कुल टूट चुकी होगी तो अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में हम भारत के संदर्भ में कोई घोषणा अमेरिका से होती हुई देखेंगे, क्योंकि अब वार्ताओं की बहुत ज्यादा उम्मीद दिखती, संधि की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती। अब उसमें क्या हमें देखना होगा कि अगर ऐसी कोई घोषणा आती है, मान लीजिए संधि नहीं होती, क्योंकि जब तक 1 अगस्त नहीं आ जाए, घोषणा नहीं आ जाए, तब तक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई रास्ता बन जाए और एक सहमति और समझौता बन जाए। लेकिन क्या उसमें 10% का ब्रिक्स टैरिफ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह फिर कहा कि हम ब्रिक्स पर 10% टैरिफ लगाएंगे। क्या उसमें कॉपर का टैरिफ होगा? क्या उसमें आने वाले समय में जो फार्मास्यूटिकल के टैरिफ हैं वो भी शामिल होंगे? और उसके अलावा वो किस पैरिटी में डालेंगे भारत को, 20%, 19% वाले में या 26% में? 20-19% से मेरा मतलब इंडोनेशिया और वियतनाम से, और 26% का तो पुराना रास्ता है। तो ये देखना होगा कि कितना टैरिफ भारत के ऊपर आएगा संधि ना होने की स्थिति में। इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन सर अब देखिए, दिन तो काफ़ी कम बचे हुए हैं, देखता है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इन सब के बीच में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंकों को अमेरिकी करेंसी डॉलर से मिलने वाले झटकों के लिए आगाह किया है, और उन्हें डॉलर के रिस्क को लेकर के स्ट्रेस टेस्ट के लिए बोला है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से अमेरिका में बढ़ती वित्तीय अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कदम उठाया है। सर, डॉलर फंडिंग जोखिम आखिर में होता क्या है और इसको लेकर के डर क्या है?
ये आज की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों में जो तनाव दिख रहा है, जो स्ट्रेस दिख रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण इसको लेकर है। डॉलर फंडिंग जोखिम का खतरा क्या है? डॉलर फंडिंग का मतलब यह है कि अचानक कोई बैंक या दुनिया का बैंकिंग सिस्टम अमेरिकी डॉलर की कमी से जूझने लगे, क्योंकि उसे पर्याप्त रूप से डॉलर ना मिले। आमतौर पर अमेरिकी डॉलर चूंकि दुनिया की प्रमुख रिजर्व और फंडिंग मुद्रा है, इसलिए ज्यादातर लोन, सौदे, कर्ज, व्यापार, भुगतान डॉलर में होते हैं और इसलिए डॉलर की वो आपूर्ति अमेरिका से होती है, फेडरल रिजर्व से छापता है और वो दुनिया के बैंकों को स्वैप के तौर पर उपलब्ध कराता है। डर इसका सबसे बड़ा ये है कि एक तो टैरिफ के कारण 1 अगस्त के बाद अमेरिका और दुनिया के देशों के बीच ट्रेड वार ओपनली शुरू हो सकता है। जापान पर हम आगे बात करेंगे। जापान में राजनीतिक संकट जैसी स्थिति है। ईयू के साथ अभी कोई संधि नहीं है, भारत के साथ कोई संधि नहीं है। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार और बॉन्ड में तेज गिरावट आएगी, डॉलर में तेज गिरावट आएगी। गैर अमेरिकी बैंकों को यह डर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें फेडरल रिजर्व से उन्हें पर्याप्त डॉलर मिलने में मुश्किल हो सकती है और इसलिए उनकी जो डॉलर फंडिंग है उसके लिए उनको डॉलर की उपलब्धता सीमित हो जाएगी। इस व्यापार का तनाव बढ़ने से जो स्वैप लाइन है फेडरल रिजर्व की विदेशी बैंकों को, वो कम हो सकती है और इसीलिए यूके के, यूरोप और स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंकों ने पहली बार डॉलर का स्ट्रेस टेस्ट किया है, डॉलर की कमी का आकलन किया है कि उनके पास कितना डॉलर उपलब्ध है और क्या भविष्य में अगर कोई मांग आती है और अमेरिका की तरफ से डॉलर की आपूर्ति में कमी होती है तो वो इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे। और इस आकलन के आधार पर वो विदेशी मुद्रा बाजार में तरह तरीके की रणनीतियां अपना रहे हैं। सर, लेकिन वहां पर बैंकों की जो ताजा कोशिशें हो रही हैं वो क्या दिखा रही हैं, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? 2 तरीके की कोशिशें हैं विपुल जी। पहली कोशिश यह है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जगह यूरो और युआन और येन को शामिल कर रहे हैं, जो एक धीमी प्रक्रिया है जिसके तहत वो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो उपलब्ध उनके पास समय है वो है हेजिंग करने का। तो वो फॉरेक्स मार्केट में, स्वैप्स में हेज कर रहे हैं डॉलर को। हेज इसलिए कर रहे हैं ताकि भविष्य में अगर कोई समस्या आए तो उनके लिए पर्याप्त डॉलर की आपूर्ति बनी रहे। आप आंकड़ा देखिए, यूरोप और एशियाई फंड्स ने डॉलर एसेट्स पर अपने हेज रेशियो को बढ़ाकर 75% कर दिया है। कई बैंक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव भी कर रहे हैं। कुछ बैंक ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि डॉलर का निवेश कम हो सके। दिक्कत यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया में जब डॉलर और डॉलर की एसेट्स एक साथ गिरी हैं। आमतौर पर विपुल भाई, जब स्टॉक गिरते हैं तो डॉलर मजबूत होता है और जब डॉलर मजबूत होता है तब स्टॉक गिरते हैं। पर इस बार ये संतुलन टूट गया है और डॉलर और शेयर दोनों गिरे हैं। इसलिए एशिया के निवेशकों को डॉलर में काफी नुकसान हुआ है। ये देखने वाला घटनाक्रम है क्योंकि 1 अगस्त की तैयारियां अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। 1 अगस्त के बाद क्या होगा? ट्रेड वार होगा, टैरिफ आएगा, संधियां नहीं होंगी, दुनिया की अर्थ की सप्लाई चेन्स का क्या होगा, किस अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति पे कितना असर पड़ेगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इस सब की अब एक उल्टी गिनती सी शुरू हो रही है 8-9 दिन में। और उसी रोशनी में डॉलर फंडिंग का जोखिम अब दुनिया के बैंक महसूस कर रहे हैं। इस बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर लगाएगा। करीब 167 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाले इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर शनिवार को काम शुरू हो गया है। इस पावर प्रोजेक्ट को भारत तथा बांग्लादेश के लिए खतरा बताया जा रहा है। सर, चीन के इस डैम को दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाएं बताया जा रहा है। आखिर में क्या कुछ है खास इस परियोजना में? ये बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम है जो कि भारत के पक्ष पड़ोस में हो रहा है और तिब्बत में चीन के दखल को लेकर और तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु को भारत में शरण को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद बहुत पुराना है। मतलब भारत और चीन के बीच झगड़े का, विवाद का सबसे पुराना मुद्दा है वो तिब्बत भी है। पर हम चीन की इस बड़ी परियोजना की दुनिया में काफ़ी चर्चा है और चीन ने इसे बड़ी ब्रांडिंग के तौर पर पेश किया है। चीन ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है और वास्तव में अगर जो आकार या जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं चीन से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से, उस हिसाब से ये बेहद बड़ी और विशाल पनबिजली परियोजना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत या पनबिजली बांध होने वाला है, जो 3 गॉर्जस बांध, जिसको कि आप दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहते हैं, उस 3 गॉर्जस बांध से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा और 30 करोड़ लोगों की बिजली की ज़रूरतें पूरी करेगा। ये जो भारत में ब्रह्मपुत्र की जो मुख्य नदी है जो चीन में बहती, जिसका नाम यारलुंग तांग्सपो है,
उसके निचले हिस्से में बनाया जाएगा, भारत की सीमा के थोड़ा पास होगा। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसमें 5 बांधों को एक साथ जोड़ा जाएगा, 5 डैम्स को, और उसमें $167 बिलियन का निवेश किया जाएगा। करीब 1.2 ट्रिलियन युआन का निवेश होगा। 300 बिलियन किलोवाट घंटे से ज़्यादा बिजली पैदा होगी। हमने आपको बताया थ्री गॉर्जियस बांध से 3 गुना ज़्यादा बिजली बनाएगा ये। तिब्बत की बिजली जरूरतें पूरी करेगा और इसके बाद आसपास के देशों को और चीन के भीतर बिजली के निर्यात को बढ़ावा देगा। और चीन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थर्मल पावर के उत्पादन में कमी करना चाहता है, ऐसी स्थिति में ये साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी चीन अपने यहाँ लेकर आएगा। और इसकी बड़ी चर्चा है भारत के राजनीतिक खेमों में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। सर, इसमें भारत के लिहाज से तो क्या कुछ जोखिम आपको दिखाई दे रहा है इस परियोजना को लेकर के? भारत के लिए जोखिम यह है क्योंकि ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से निकलकर भारत में प्रवाहित होती है। तो पहला तो ये कि चीन के पास ब्रह्मपुत्र के फ्लो को नियंत्रित करने की ताकत आ जाएगी। हालांकि इस पर मतभेद है कि कितना फ्लो चीन रोक सकता है और कितना पानी भारत के अंदर आता है। लेकिन अगर पानी कम है, सूखे का मौसम है, तो पानी के फ्लो को रोका जा सकता है। हालांकि चीन का कहना यह है कि इससे पानी के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम पानी बराबर उपलब्ध रहेगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए चुनौतियां हैं। कूटनीतिक तौर पर चीन को बड़ी ताकत मिलेगी भारत के हितों को प्रभावित करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तिब्बत में चीन काफ़ी पनबिजली परियोजनाओं का बड़ा विस्तार कर रहा है। विपुल जी, 2000 के बाद चीन में करीब 193 पनबिजली या हाइड्रो पावर डैम बनाए हैं चीन ने पिछले दिनों में, जिनमें जिनशा, यालोंग, दादू, मेकांग जैसी प्रमुख नदियां हैं जिनके ऊपर बांध बनाए गए हैं। और 2050 तक करीब 100 गीगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो तिब्बत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तिब्बत के जो रिसोर्सेज हैं और तिब्बत की जो नदियां हैं, उनका इस्तेमाल अब चीन करेगा। और इसका अब स्वाभाविक सी बात है कि भारत के लिए बेहद चुनौती की बात है कि उसके सर पर एक बांध बन रहा है और जहां से वाटर को, पानी को एक कूटनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करने की क्षमता चीन के पास आ जाएगी। चूंकि पूरी दुनिया में वाटर रिसोर्सेज को लेकर संधियां बड़ी ढीली डाली हैं, इस इलाके में तो और भी ज़्यादा अनिश्चित स्थितियां हैं। इसलिए चीन इसका इस्तेमाल अपने रणनीतिक लाभ के लिए भविष्य में कर सकता है। जी, इस बीच जापान में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन से एक राजनीतिक दल बाहर हो गया। इस वजह से वहां पर सरकार गिरने का अब खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के नेतृत्व वाली सरकार को जापान की संसद के ऊपरी सदन में हार का सामना करना पड़ा है। सर, जापान की राजनीतिक उठापटक में अब ये जो नया राजनीतिक दल उभरा है वो कौन सा है और वहाँ पर अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या कुछ सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है? इस नई राजनीतिक पार्टी का उभर बड़ा दिलचस्प है। इसका नाम सेंसितो है और ये कोविड के दौरान YouTube के ऊपर तमाम तरीके की प्रचार और चर्चाएं और जापान के उग्र राष्ट्रवाद और तमाम तरीके की कोशिशों के जरिए स्थापित हुई थी। और ये कंपनी, ये पार्टी अब पूरी तरह राजनीति की मुख्य धारा में आ गई। इसका एजेंडा लगभग इसे डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का जापानी संस्करण माना जा रहा है। वही बात कि जापान फर्स्ट, अप्रवासियों को, विदेशियों को आने की सुविधा न दी जाए। और इस ताजे घटनाक्रम के बाद अपर हाउस में जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार का बहुमत खत्म होने के बाद सबसे बड़ी चिंता जापान की अर्थव्यवस्था को लेकर है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जापान में 30 साल के बॉन्ड्स की यील्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। जापान की अर्थव्यवस्था में महंगाई का भी दबाव है, ग्रोथ भी टूटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह विपुल जी कि जापान के सर पर 1 अगस्त तक डील की तलवार लटकी है। ऐसी स्थिति में जब वहां राजनीतिक अस्थिरता है, सरकार अपना एक सदन में बहुमत खो चुकी है, इस बात की उम्मीद कम ही है कि जापान अमेरिका के साथ व्यापार संधि की कोशिश करेगा या उस पर आगे बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत भी 2 दिन पहले दिए गए थे कि अगर संधि नहीं होती है तो ऑटो टैरिफ लगाए जाएंगे। तो जापान की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक तूफान में फंस गई और इसका असर में येन पर, जापान के शेयर बाजार पर दिखाई दिया है। यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में अमेरिका और जापान के रिश्तों को कैसे प्रभावित करेगा, इसे करीब से देखना होगा। ठीक, चलिए अब इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। लेकिन सर, शनिवार का जो दिन था वो काफ़ी अद्भुत रहा, काफ़ी नए अनुभव मिलते हुए दिखाई दिए। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे जो इवेंट था उसमें पहुँचे लोग वहाँ पर, और जिस तरीके से भावनाओं का उद्गार, भावनाएं लोगों ने प्रकट की, बड़ा अच्छा और बड़ा भावुक लम्हा रहा। आप
का अनुभव कैसा रहा सर? इतने सारे दर्शक, इतने सारे लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे तस्वीरें खिंचाने के लिए आतुर हो रहे थे। नहीं, हमारे पूरी बोनस टीम के लिए जो शनिवार का ट्रेडर्स कैफे था वो एक बिल्कुल अनोखा और नया अनुभव था कि बोनस परिवार के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलना, उनकी बात सुनना, उनके सवालों के जवाब देना, ये हमारा पहला प्रयोग था। और जैसा उत्साह, जैसा आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, उससे पूरी टीम कृतकृत्य है। और मैं पूरी टीम की तरफ से आप सबको वहाँ आने के लिए, इतना समय बिताने के लिए और हमारे अनुरोध पर वहाँ पहुँचने के लिए बोनस की टीम की तरफ से मैं और पूरी टीम आपकी आभारी है। हम जल्द ही फिर कोशिश करेंगे कि हम कुछ एक ऐसा ही कार्यक्रम किसी दूसरे शहर में भी लेकर जाएं, जहां हम आपसे मिल सकें, आपके सवाल सुन सकें और आपको समृद्धि के नए रास्ते बताने की कोशिश कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे मेंबर बनिए, जिससे कि हम इन कार्यक्रमों में आपको और ज़्यादा सक्रियता से जोड़ सकें। बिल्कुल। और लगातार हमारे प्राइम मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है, आप भी हमारे प्राइम मेंबर बने और लगातार हमारा उत्साह ऐसे ही आप लोग बढ़ाते रहें। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो आपकी उम्मीदें और जो सुझाव आप लोगों ने दिए उन सब पे हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।